ये दुनिया एक अबूझ पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए इंसानों ने क्या कुछ नहीं किया। उनमें सबसे खास जगह रखते हैं चरवाहे, क्योंकि चरवाहों ने इस दुनिया को अनगिनत नए नए रास्ते दिए, केवल चलने के लिए ही नहीं, जीने के लिए भी। आज हम ऐसे ही एक चरवाहे पर बात करने वाले हैं। हम उत्तर भारत के लोग अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि उत्तर भारत का मैदानी इलाका ही पूरा भारत हो। दक्षिण को हम कितना करीब से जानते हैं, उसके समाज को, उसकी संस्कृति को, उसकी राजनीति को कितना हमने जाना है, समझा है। सुनते हैं उत्तर से काफी अलग है, काफी खुशहाल है। उसकी वजह क्या है? क्या आप जानते हैं इसी भारत के कुछ अटूट हिस्सों में राम की नहीं रावण की पूजा होती है। जिस दौर में इस देश के बड़े बड़े नेता सफेद रंग से इतनी मोहब्बत करते थे कि वो सफेद रंग का ही पहनना, ओढ़ना और बिछाना इस्तेमाल करते थे, उस दौर में एक ऐसा शख्स था जो काले रंग से मोहब्बत करता था। कौन था वो शख्स? क्या भूमिका है उसकी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में? भारत को एक मुकम्मल देश बनने के लिए उस चरवाहे ने कितनी भूमिका निभाई? उत्तर को दक्षिण से जोड़ने के जो रास्ते सुझाए, उसमें उस चरवाहे की कितनी जगह है, कितनी भूमिका थी, और हमारी 21वीं सदी के युवा उस चरवाहे के बारे में कितना जानते हैं? हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्र निर्माता, भारत को एक भूगोल से एक देश और एक राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रखर समाज सुधारक, राजनीतिक चिंतक, समाजशास्त्री, तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले एक मनुष्य ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार पर अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का, और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। बीच का रास्ता नहीं होता। अवतार सिंह पाश के कविता की ये पंक्तियां उस शख्सियत पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं जिस पर केंद्रित है सामाजिक न्याय की पाठशाला का आज का एपिसोड। बातचीत की शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया ना कि चरवाहों ने इस दुनिया को देखने के अनगिनत नए नए रास्ते दिए। सामाजिक व सांस्कृतिक क्रांतियों के रास्ते, विचार और दर्शन के रास्ते, सियासत से लेकर के इबादत तक के नए नए रास्ते। उन रास्तों पर चल करके यह दुनिया और खूबसूरत व खुशनुमा जब होने लगी तो सत्ता पर काबिज लोगों ने उन्हीं पशुपालक और चरवाहों को इतिहास के पन्नों से गायब करने की नाकाम कोशिशें की। आज हम उन्हीं पशुपालकों में से एक पशुपालक चरवाहा ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार पर बात कर रहे हैं। पेरियार जिसका अर्थ होता है महान, और लोग उन्हें पेरियार कहते थे। ठंठई पेरियार, पेरियार ये उनके नाम थे। इनका पूरा नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। दक्षिण भारत को कितना उत्तर भारत के लोग जानते हैं? हम एक भूगोल को जबरदस्ती एक राष्ट्र कहते हैं, या कुछ बातें ऐसी हैं जो उसे राष्ट्र बनने के लिए जोड़ती हैं, एक करती हैं? क्या दक्षिण और उत्तर में कोई संघर्ष रहा है क्या? फिर वो दोनों एक कैसे हुए? क्या दक्षिण में कोई ऐसा सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन चले क्या जिनका असर उत्तर तक रहा हो? क्या उत्तर के शोषण और दक्षिण के आंदोलनों के बीच कैसा रिश्ता है? क्या वाइस वर्सा नहीं है? क्या दक्षिण के लोगों को हम उनकी संस्कृति, उनके विचार, उनके दर्शन, उनके ख्वाबों के जरिए कितना जानते हैं? 21वीं सदी के युवाओं को इन बातों पर विचार करना चाहिए। सामाजिक न्याय की पाठशाला का यह एपिसोड ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के कुछ विचारों के जरिए आपसे यही अपील करेगी कि आप असल में एक भूगोल को, राष्ट्र और देश कैसे बनता है, इसको समझने की कोशिश करिए। सामाजिक न्याय की पाठशाला यह काम कर रही है कि देखिए कैसे हम उत्तर भारत के लोग अतिरिक्त दबाव में समझते हैं कि जो कुछ उत्तर में है वही भारत है, जो कुछ मैदानी इलाकों में वही राष्ट्र है, लेकिन दूर दक्षिण में बैठ करके एक व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के जरिए इस देश को कैसे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा होता है। 17 सितंबर 1879 को दक्षिण के तमिलनाडु राज्य के इरोड नामक जगह पर एक बच्चे का जन्म होता है, चिन्नाठाई अम्मा और वेंकटा नायकर के घर पर। वह परिवार धार्मिक रूप से घोर आस्था वाला होता है।
इलाके के तमाम पंडित पुरोहित लोग, सम्मानित लोग उस घर में आकर के शास्त्रार्थ किया करते थे, आना जाना लगा रहता था। वो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे जब होश संभालता है तो आस्था और विश्वास के नाम पर चल रहे परंपरागत धर्म को बुद्धि और विवेक से चैलेंज करना शुरू कर देता है, चुनौती देता है। और उसके सवालों को सुन करके आने वाले पंडित पुरोहित ब्राह्मण नाराज होते हैं, साथ ही पिता भी नाराज हो जाते हैं। पिता उसे स्कूल भेजते हैं ताकि ये गलत संस्कार की बजाय सही संस्कारों की दिशा में जाए। पिता स्कूल जब भेजते हैं तो स्कूल में वो सुधरने की बजाय अपने ही तर्क और विज्ञान और बुद्धि की दिशा में और आगे बढ़ता चला जाता है। जब वो स्कूल में जाकर के भी एक तार्किक वैज्ञानिक मनुष्य बनने की प्रक्रिया में होता है तो पिता उसे स्कूल छुड़वा करके दो काम करते हैं। एक तो उसकी शादी कर देते हैं, 19 वर्ष की उम्र 13 साल के नागम्माई से उनकी शादी कर दी जाती है, और दूसरा उन्हें अपने पुश्तैनी पेशे में जिम्मेदारी दे दी जाती है। लेकिन समानांतर ढंग से बुद्धि विवेक तर्क के आधार पर धर्म और आस्था विश्वास को चुनौती देने वाला पेरियार समाज में अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत कर चुके होते हैं। वो लोगों के बीच जाकर अंतरजातीय विवाह कराते हैं, अंतरजातीय सहभोज कराते हैं और जाति तोड़ने की बातें किया करते हैं। समाज में उनकी इस तरह की सक्रियता को देख करके लोग उनके ऊपर तंज कसते हैं कि तुम्हारी पत्नी इतनी धार्मिक है, वो उनको पहले सुधारो आप। पेरियार आकर के अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि ये जो गहने होते हैं ये महिलाओं के लिए बेड़ियां हैं गुलामी की। उस समय उनकी पत्नी गले में, दक्षिण भारत की भाषा में उसे थाली कहते हैं, हमारी तरफ से हंसुली कहते हैं, वो पहने रहती थी तमाम आभूषण। पेरियार समझाते बुझाते लड़ते झगड़ते उनसे उनके सारे गहने उतरवा देते हैं। इस बात से पूरा परिवार बेहद नाराज होता है, समाज बेहद नाराज होता है। इससे उस समय उनका बहुत ज्यादा विरोध होना शुरू हो जाता है और फिर वो अपना घर छोड़ करके निकल जाते हैं। पूरे भारत में घूमते रहते हैं ज्ञान और बुद्धि की तलाश में। बुद्ध से, एक इंटरव्यू में पेरियार कहते हैं कि मैं बुद्ध से बहुत प्रभावित था। तो वो जो बुद्धि की तलाश में घूमते रहते हैं, वो घूमते घूमते बनारस पहुंचते हैं, और बनारस में मंदिर में खाने और पीने के लिए जब वो जाते हैं तो उनसे उनकी जाति पूछते हुए जनेऊ दिखाने की बात की जाती है। और इस बात से उनको इतना चोट लगती है कि वापस लौटते हैं। पुश्तैनी पेशे को तो संभालते ही हैं, लेकिन उस पूरे दक्षिण भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन शुरू करते हैं जाति के खात्मे की। सामाजिक न्याय की विचारधारा के पाठशाला में आप देखेंगे कि उन तमाम नायकों पर बात की जाएगी जो जाति उन्मूलन की बात करते हैं। उस दौर में टॉमस पेन और डेविड ह्यूम के समतावादी विचारों से प्रभावित पेरियार एक सवाल करते हैं कि उस समय आधुनिकता का चोला पहन करके आस्था और विश्वास के लिबास में जो हिंदू पुनरुत्थानवाद आ रहा था उसे पेरियार बुद्धि विज्ञान तर्क और विवेक के जरिए चुनौती देते हैं, और फिर वह लगातार एक खास तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं। 1920 में पेरियार कांग्रेस तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन 4-5 सालों में ही वो कांग्रेस से उनका मोहभंग होता है। वायकोन सत्याग्रह 1924 की घटना होती है केरल में, जहां एक मंदिर के जाने के लिए पतली सी गली में शूद्रों अतिशूद्रों और अस्पृश्यों को जाने नहीं दिया जाता था। नारायण गुरु की परंपरा से चले हुए आ रहे उस सांस्कृतिक आंदोलन में पेरियार शामिल होते हैं। गांधी उस आंदोलन के लिए कहते हैं कि हिंदुओं का आंतरिक मसला बाहरी लोग ना बोले। इन सब से पेरियार के मन में एक चोट पैदा होती है। फिर गुरुकुलम प्रकरण होता है, जहां वो जाति के नाम पर शिक्षा पर सवाल उठाते हैं, और धीरे धीरे कांग्रेस से मोहभंग होता जाता है। 1925 तक में वो कांग्रेस से सदस्यता छोड़ देते हैं। 1920 से 1925 के बीच पेरियार 6 बार कांग्रेस के तमाम प्रांतीय अधिवेशनों और बैठकों में एक प्रस्ताव पेश करते हैं। वो प्रस्ताव क्या होता है पता है? कि इस दक्षिण भारत में 90% जगहों पर आर्य ब्राह्मणों का कब्जा है, और जो शूद्र अतिशूद्र और पिछड़ी जातियां हैं इनके लोग न शिक्षा में है न रोजगार में है। तो 6 बार वो प्रस्ताव पेश करते हैं कि इसको एक मिशन की तरह उठाया जाए कि इस देश में जो शूद्र अतिशूद्र पिछड़ी जातियां हैं, कामगार जातियां हैं, उनके लोगों को उनकी जाति के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए।
याद रखिएगा, पेरियार उस समय से आंदोलन शुरू करते हैं, कांग्रेस में जब थे तब, कांग्रेस छोड़ते हैं तब आत्मसम्मान आंदोलन खड़ा करते हैं, उसके बाद द्रविड़ कड़गम बनाते हैं और पेरियार लगातार इस बात की मांग को मुखर उठाए रखते हैं। इसीलिए जब भारत का संविधान लागू होता है ना, तो पहला संविधान संशोधन जिसमें अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) जोड़े जाते हैं, वो पेरियार के दबाव में होता है, जिसमें हर जाति को उसके आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले, हिस्सेदारी मिले। यह लड़ाई थी पेरियार की। 21वीं सदी के लोग क्या ये बात जानते हैं कि पेरियार इस तरह की बात करते थे? मैं कुछ और तथ्य जोड़ करके आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाऊंगा कि आत्मसम्मान आंदोलन कांग्रेस से अलग होकर के जब पेरियार शुरू करते हैं, तो पेरियार लगातार एक बात कहते हैं कि डिग्निटी, उन कृषक कामगार जातियों की पुश्तैनी पेशे करने वालों का सम्मान कहां है? उन्हें शिक्षा और रोजगार के साथ साथ आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए। पेरियार लिखते हैं कि इस ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में दोनों अलग अलग खांचे हैं, दो अलग अलग गुट हैं। इन दोनों के विभाजन पर पर्दा डालना वैसा ही होगा जैसे किसी घाव पर पर्दा डाला जाए और वह घाव अंत में नासूर बन जाए। निष्पक्ष विचारों वाले तथा बुद्धिमान लोग इस घाव की चिकित्सा यानी इलाज करेंगे। उसको समझदार लोग, जैसे जाति व्यवस्था एक बीमारी है, समझदार लोग इसका इलाज करेंगे। पेरियार कहते हैं जो चालाक धूर्त लोग होंगे ना, इसमें पर्दा डालेंगे। 21वीं सदी में आज हम देखते हैं लोग कहते हैं जाति पर बात करना जातिवाद को बढ़ावा देना है। ये पाठशाला आपसे सवाल पूछती है कि क्या आप भी ये मानते हैं कि जाति जैसी बीमारी को खत्म करने की बजाय उसे छुपाना चाहिए? क्या उससे उसका इलाज होगा? पेरियार अपने आत्मसम्मान आंदोलन में एक बात कहते हैं, जब हम इन अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण निष्ठाओं से मुक्त होंगे तभी हमारे आत्मसम्मान का विकास होगा। वो क्योंकि तमाम तरह के कर्मकांडी पुंगापंथी आडंबरों का विरोध करते हैं पेरियार, इसलिए ये बात कहते हैं। हम प्रशासक बनने के योग्य तभी बनेंगे, हम अपने आत्मसम्मान के बारे में तभी सोच सकते हैं जब हम इस विश्वास को नष्ट कर दें कि केवल एक समुदाय बाकियों से श्रेष्ठ होता है। और आत्मसम्मान आंदोलन के लिए कहते हैं कि इस आंदोलन का उद्देश्य समाज में पाई जाने वाली निम्न बुराइयों को हटाना है। हम एक वर्ग को जानते हैं जो अपने आप को अन्य वर्गों से उच्च कह रहा है और दूसरे को नीच कह रहा है। जन्म से ही ऊंचा और नीचा कहने का यह प्रकरण बिल्कुल गलत है। आत्मसम्मान आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन में पेरियार कहते हैं कि आपने कभी जानवरों के बीच ब्राह्मण गधे, एक ब्राह्मण कुत्ते, एक ब्राह्मण बंदर और एक ब्राह्मण भैंस के बारे में सुना है? नहीं ना। तो फिर कुछ व्यक्तियों ने केवल अपने अनुसरणकर्ताओं को अपने आप को ब्राह्मण कहलवाने की स्वीकृति क्यों दे दी है? वास्तव में यह धर्म के कारण हुआ। यदि धर्म का प्रयोग कुछ लोगों का स्तर ऊंचा उठाने और कुछ लोगों का स्तर नीचा गिराने के लिए होता है तो हम इस धर्म को क्यों धारण करें? आत्मसम्मान आंदोलन एक ऐसा तर्कवादी आंदोलन था जो कि एक जाति विहीन समाज बनाना चाहता था। इसलिए आत्मसम्मान आंदोलन का मतलब यह था कि किसी को जन्म से, जाति से, उसके आर्थिक क्षमता से अतिरिक्त सम्मान मिले। यह बहुत गलत बात है। एक बराबरी का समाज बनाना है। पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन से जो काम करते थे वो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का काम था। वो छुआछूत की समाप्ति की बात करते हैं, अंतर जाति विवाह की बात करते हैं, व्यक्तियों के नाम के पीछे जो जाति लगी उसको दूर करने की बात करते हैं, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार और हक मिले इसका सवाल उठाते हैं, विधवा विवाह को बंद करने और दहेज प्रथा के खात्मे की बात करते हैं। इसी आत्मसम्मान आंदोलन की एक कड़ी जुड़ती है ब्लैक शर्ट मूवमेंट में। ब्लैक शर्ट मूवमेंट एक बेहद दिलचस्प आंदोलन है। आप एक बार सोच के जरा देखिए कि जैसे आपके सामने एक शब्द आता है काला, आपके जहन में क्या विचार आता है? कुछ बुरा, नकारात्मक, अशुभ, अज्ञानी, अंधेरा। यानी हमने मुहावरा भी कैसे बनाया, बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला करके चले आए। काला कानून पास हो गया, जबकि ये कितना त्रासद है। पेरियार काले को अपना प्रिय रंग मानते। उस दौर में, जिस दौर में जंगे आजादी का हर बड़ा नेता सफेद वस्त्र को स्वराज का प्रतीक मानता है, उस दौर में पेरियार काले को कपड़े को पहनने की बात करते हैं। पेरियार कहते हैं कि यह जो ब्लैक शर्ट मूवमेंट है हमारे भीतर और बाहर की चीजों को एक करके बराबरी का समाज बनाने की बात करेगा। पेरियार एक समाजवादी विचारक हैं। पेरियार क्या कहते हैं अपने समाजवादी विचारों में, यह देखिए।
इस आंदोलन में आज गरीबों, अनभिज्ञों पर ब्राह्मणों तथा सामान्य लोगों के अंधविश्वास और मूर्खता के द्वारा किए जाने वाले शोषण की निंदा शामिल है। पेरियार कहते हैं कि मैं यहां दृढ़ता पूर्वक ये घोषित करना चाहता हूं कि हमारा यह आंदोलन तब तक कार्यरत रहेगा जब तक इस देश में हर पुरुष और हर स्त्री को किसी प्रकार का रोजगार न मिल जाए और वह पूर्ण आत्मसम्मान से जीवन न जीने लगे। यह पेरियार के यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है। पेरियार निजीकरण का विरोध करते हैं। 29 दिसंबर 1932 को पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन में कार्यकर्ताओं का विशेष सम्मेलन बुलाते हैं और वह कहते हैं कि इस देश का पहला कार्य विदेशी शासकों से मुक्ति करना है। अगला कार्य स्वतंत्र भारत के शासन के अंतर्गत कई स्वतंत्र देशीय राज्य होने चाहिए। उसके बाद सभी औद्योगिक कंपनियां, रेलवे, बैंक तथा पर्यटन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। आज आपके देश में सब कुछ सरकारी से प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। सामाजिक न्याय की पाठशाला आपको यह सीख दे रही है कि चाहे वो बिरसा हो, चाहे वो फूले हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार हो, यह राष्ट्रीयकरण यानी सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति के हिमायती थे। और आज आपके सामने सब कुछ बेचा जा रहा है और आप सामाजिक न्याय की बात करने के बावजूद आप चुपचाप सुन रहे हैं। पेरियार क्या कहते हैं कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को संरक्षण देना चाहिए और जमींदारों, साहूकारों के शोषण से बचाना चाहिए। बंधक मजदूरों के खिलाफ पेरियार जो अमानवीय स्थिति उसके खिलाफ लड़ते हैं। जमीन का मालिकाना हक सबको मिले इसकी बात करते हैं। कृषि संबंधी ऐसे कानून बनाए जाने की हिमायती हैं जो किसानों के पक्ष में हो और जमींदार और साहूकार किसानों का हित अहित न कर सके। रेलवे, डाक, तार, बिजली सार्वजनिक संपत्ति हो। बीमा को सार्वजनिक संपत्ति और मजदूरों के लिए भी लागू करवाने की बात की जाए। सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षाएं दी जाए, सुविधाएं दी जाए, नशाबंदी की जाए, अस्पृश्यता, भेदभाव, अंधविश्वास खत्म किया जाए, भूमि को राजस्व से मुक्त किया जाए। यानी पूरे आत्मसम्मान आंदोलन जिसकी परिणति द्रविड़ करगम में होती है, वह दरअसल एक समाजवादी विचार था। समाजवादी विचार के तहत सबकी बराबरी, सबके हक हुकूक हिस्सेदारी की बात पेरियार क्या मिलती। बात समाजवाद की चली तो एक घटना का जिक्र जरूर करते चलूं। 23 जनवरी 1958 को मद्रास में द्रविड़ कजगम के नेता पेरियार और प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भेंट मुलाकात हुई और डॉक्टर लोहिया द्वारा संपादित पत्र चौखंबा में बातचीत का सारांश प्रभावित हुआ। लोहिया और पेरियार कई चीजों पर लेकर के एक राय रखते हैं। लोहिया अपने कुछ शिकायत कहते हैं कि आप गांधी की एकदम निर्मम आलोचना मत किया करिए, तिरंगे का अपमान, संविधान का अपमान ठीक नहीं है। दक्षिण को एक अलग राज्य मांगने की मांग आप छोड़ दीजिए, बाकी जो आपका काम है वो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का काम है, जाति उन्मूलन का काम, सबके आर्थिक न्याय का काम, महिलाओं की बराबरी का काम, सबको हक हुकूक मिले, शिक्षा रोजगार मिले, बैंक, रेल, सारी चीजों को लेकर के खेती, किसानी, मजदूरी तक की चीजों को राष्ट्र तय करे, सरकारी संपत्तियां हो, ये सारी चीजें। इतने बड़े विजन पर लोहिया और पेरियार एक थे। और लोहिया खुद कहते हैं कि ये जो अतिवादी दो चार चीजें हैं, अब इसको छोड़ दीजिए, भारत आजाद हो गया है तो हम इसे नए ढंग से सुलझाएंगे। अगर मैं पेरियार का समग्र खाका खींचूं तो मैं ये देखता हूं कि जिस समय एक नया भारत बनने की अंगड़ाई ले रहा था, वह दौर पेरियार जैसे एक तर्क बुद्धिवादी, मनुष्यता को केंद्र में रखने वाले दार्शनिक, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर संपत्ति से लेकर के आत्मसम्मान तक के हक दिलाने की लड़ाई लड़ने वाला, मजदूरों और किसानों के हित की बात करने वाला, शिक्षा की बात करने वाला, धर्म को बेड़ी बांधने वाला और धर्म और ईश्वर के खिलाफ खड़ा, तर्क और बुद्धि के पक्ष में खड़ा एक ऐसा समाज सुधारक जिसने आजाद भारत की बुनियाद रखी। उसे यह समझने ही नहीं दिया गया कि उसके आत्मसम्मान आंदोलन का, धर्म से उसकी मुक्ति का और तमाम चीजों का क्या महत्वपूर्ण पक्ष है। आज हम धर्म की गिरफ्त में, जकड़ में परेशान होते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। हम राम मंदिर के नाम पर चंदा दे रहे हैं, हम लगातार धर्म के कर्मकांडी पक्ष की तरफ वापस लौट रहे हैं।
जबकि हमारे पुरखों ने धर्म के लिए क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर की रचना की वह एक बेवकूफ था। जो ईश्वर का प्रचार करते हैं वे बदमाश हैं, और जो ईश्वर की पूजा करते हैं वे बर्बर हैं। ईश्वर की रचना करने वाला कौन है? अगर ईश्वर ने ये सब बनाया तो ये विकलांग क्यों हो जाते हैं, लोग गरीब क्यों है, या आफत क्यों आ जाती है, और आज कोविड जैसी महामारी क्यों आ गई? आखिर ईश्वर कहां है? मंदिरों के कपाट बंद हैं और डॉक्टरों के हॉस्पिटल खुले हुए हैं। ऐसे दौर में आप क्या वापस इस बात को नहीं समझेंगे कि वैचारिक तौर पर आपको इतना मजबूत होना चाहिए कि जहां से हम चले थे वापस वहीं तो नहीं लौट रहे हैं? उन्होंने कहा कि या तो ईश्वर असहाय है या मूर्ख। यदि ईश्वर विश्व का रचयिता है तो उसका रचयिता कौन है? यदि वह विश्व का रचयिता है तो उसने चोर, डाकू, अपंग, हत्यारे, अमीर, गरीब क्यों बनाए? क्या वह आम लोगों की दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है? इस तरह का तार्किक प्रश्न करने वाला पेरियार हमारे सामने एक प्रतीक पुरुष के रूप में सामने खड़ा। पेरियार ने कितने सारे पत्रिकाएं प्रकाशित की आप देखिए। रिपब्लिक यानी कुदी अरसू नाम से तमिल में प्रकाशित होता था, और रिपब्लिक नाम से यह साप्ताहिक प्रकाशन था। द्रविडियन तमिल में आता था। रिवोल्ट विद्रोह इंग्लिश में आता था। रेशनलिज्म यानी पागुथारियु तमिल में आता था, और हिंदी में उसे तर्कवाद नाम से अनुदित किया जाता था। विदुथलाई तमिल में आता था, जिसका हिंदी तर्जुमा स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। जस्टिस साइट इंग्लिश में आता था, न्याय वॉच। द मॉडर्न रेशनलिस्ट इंग्लिश में आता था, और द ट्रुथ अनमाई तमिल में आता था। इन्होंने कितने महत्वपूर्ण काम किए? वायकम सत्याग्रह, जस्टिस पार्टी, आत्मसम्मान आंदोलन, द्रविड़ कजगम, हिंदी विरोधी अभियान, आत्मसम्मान आंदोलन, मूर्ति भंजन आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, तमिल भाषा के रूप में तमिल संकल्प 1970 में हरिजनों को भी पुजारी बनाया जाए इसका आंदोलन, महिलाओं को अधिकार मिले बराबरी का इसका आंदोलन। पेरियार की जस्टिस पार्टी का जो एक्ट था उसमें खेती की बात मिलेगी, किसानी की बात मिलेगी, मजदूर की बात मिलेगी, शिक्षा सबको मिले, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा प्राथमिक रूप से मिले, पुरुषों को लुभाने वाली गुड़िया महिलाएं न बने, वो बराबर का हक पाए, धर्म और आस्था विश्वास की बजाय तर्क और विवेक हो, बैंक, रेलवे, बीमा क्षेत्र इन सब के राष्ट्रीयकरण की बात हो, कि जमीन के हिस्सेदारी सबको मिले। इस तरह के सवालों से परिपक्व एक नायक की बात करने के लिए पेरियार का जिक्र मिलता है। लेकिन मैं जाते जाते 21वीं सदी के युवाओं से फिर से एक सवाल पूछूंगा, हमारे सिलेबस में क्यों यह नहीं बताने दिया गया कि दक्षिण भारत में यह सांस्कृतिक आंदोलन कैसे खड़ा हुआ? हम उत्तर भारत के लोग कर्मकांड, धर्म, जातीयता में घुसे जा रहे हैं और वापस उसी दौर में जा रहे हैं जहां 50 साल पहले थे। राम मंदिर के नाम पर 50 साल पहले लड़ते थे, 20 साल पहले लड़ते थे। मंदिर के नाम पर चंदा, घर में कथा, भागवत, कोई भी बीमारी हो जाए भगवान के पास जाना, रक्षा बांधना और तमाम तरह के धार्मिक कर्मकांड करना, हम वापस 20 साल 50 साल पहले वाले समाज में जा रहे हैं। जबकि सामाजिक न्याय की पाठशाला इस बात को आपके सामने ले आ रही है कि आपके पुरखे मंदिर में लड़ाई इसलिए नहीं लड़े कि वो आप मंदिर में पुजारी बनाना चाहते थे। मंदिर में लड़ाई लड़ने का पीछे सामाजिक कार्यक्रम जरूरत थी। आज अगर मंदिर बंद है, अगर मंदिर के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, तो उनके तर्क बुद्धिवाद को, उनके मानववाद को, उनकी समानता को, उनकी न्याय की लड़ाई को क्यों नहीं आप अख्तियार करते? उत्तर और दक्षिण के बीच जो रिश्ता है इसको बारीकी से समझिए। राष्ट्र केवल जबरदस्ती आरोपित करके नहीं बनता, राष्ट्र सबको एक करके, विचारों को एक करके बनता है। पेरियार ने वह भूमिका निभाई थी इस देश को एक राष्ट्र बनाने में, और आज उसका फल यह दिखता है कि दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, 69% आरक्षण वहां है। महिलाओं के लिहाज से, जीवन शैली के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, तर्क बुद्धिवाद के लिहाज से कई जगहों पर दक्षिण भारत आज अगुवाई करता दिखेगा, आगे बढ़ता दिखेगा। हम अगर वाकई एक राष्ट्र हैं, 21वीं पीढ़ी के युवाओं को हम क्यों नहीं इन सब बातों को जानने दें कि पेरियार राष्ट्र निर्माता है। पेरियार न होते तो महिलाओं का सवाल, जाति का सवाल, आत्मसम्मान का सवाल, पहचान का सवाल ये इतना मुखर नहीं होता।
नई पीढ़ी के युवाओं को यह बात समझ में आए, हम आने वाले वक्त में एक अच्छा भारत बनाएं। इन सभी कामनाओं के साथ आपका शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक ये वीडियो देखी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को दिखाइए। अगर आपको लगता है कि ये बातें घर घर जानी चाहिए तो इन बातों को घर घर ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।